स्वागत है आप सभी का समय में। तो भविष्य में छिपा है बहुत राज, बहुत छिपा है सच, जो अपने होने का सबूत बहुत पहले से ही देती है। इसे समझने और जानने की उत्सुकता हम सब में होती है, लेकिन ये सब हमारे पास की बात नहीं है। इसलिए हम आपके लिए सटीक भविष्यवाणियों का कार्यक्रम महाज्योतिष लेके आए हैं, जहां विश्व विख्यात भविष्य वक्ता पंडित राजकुमार शर्मा जी बताएंगे तमाम सटीक भविष्यवाणियां। तो अगले आधे घंटे में आज फिर होगा खुलासा राजनीति, अर्थनीति, इसके अलावा खेल और बाजार के उतार चढ़ाव, साथ में सेंसेक्स से जुड़ी अहम जानकारियां भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए शुरुआत करें खास कार्यक्रम की। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले पनी जी का स्वागत करेंगे। पनी जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। हरिओम शुभम करोतु कल्याण। बिल्कुल। और पनी जी, आज का पहला सवाल ये कि आने वाली 7 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, और ज्योतिष के नजरिए से अगर हम बात करें तो 7 फरवरी को बनने वाले ग्रह योग किस पार्टी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही सटीक और सुंदर सवाल आपने शुरू में ही कर दिया है कि दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल मानी जाती है, वहां पर जो इलेक्शन है, यानी कि दिल्ली स्टेट के इलेक्शन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और 7 तारीख के ग्रह गोचर की बात करें तो कन्या राशि में चंद्रमा है, और उस दिन 2 बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। एक तो बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहा है, और दूसरा मंगल और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं भाग्य लक्ष्मी, यानी कि ये समझ लीजिए कि जो भी पार्टी जीतेगी, एक बात तय है कि वो दिल्ली के हक के लिए, दिल्ली के लोगों की सुविधाओं के लिए, और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, और दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल बनाने के लिए काम करेगी। अब बात करते हैं कि यह ग्रह गोचर किसके ज्यादा पक्ष में आते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के और संगठन के और पार्टी के मुखियाओं की कुंडली का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है, और उसी के साथ में भारत की कुंडली 15/8/1947 उस कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो एक बात तय है बेटा कि भारत जो है अपने काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है। देश उन्नति की तरफ, तरक्की की तरफ अग्रसर हो चुका है। राष्ट्र की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, चाहे अगले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी रहे या ना रहे, कांग्रेस आए या कोई भी दूसरी पार्टी आए, देश को अग्रसर होने से, देश की उन्नति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही सुंदर और सटीक है कि ग्रह गोचर किस पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। एक ग्रह गोचर, एक बात विशेष है कि ग्रह गोचर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि अगर हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करें तो वृश्चिक राशि में बेशक साढ़े सती शुरू हो चुकी है, मगर सम्मान, व्यवहार, आचरण, चरित्र, डिविनिटी, धर्म, अनुसरण, संस्कृति, सभ्यता, इन सबको देखकर शनि जो है प्रहार करता है। इन सबका जो समावेश है वो नरेंद्र मोदी में समाया हुआ दिखाई देता है। ऐसा समझ लीजिए कि अब वो मानसरोवर की यात्रा पे जाना चाहते हैं, पहले पशुपतिनाथ की यात्रा पे गए, तो ऐसी, और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की माँ वैष्णो देवी से। तो ये जो डिविनिटी है, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास अच्छे ग्रह दशा हो सकते हैं, आपके पास में अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपके पास अच्छा भाव हो सकता है, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके पास क्या उस प्रभु का, उस भगवान का आशीर्वाद है, क्या आप उसमें आस्था रखते हैं? तो मानकर चलिए कि उनके अंदर एक डिविनिटी है अपने आप में। मैं तो नरेंद्र मोदी को ही एक महायोगी के रूप में देखता हूं, क्योंकि कुंडली के प्रति मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विशेष लगाव नहीं है, ना ही मैं उनको जानता हूं, मगर कुंडली के हिसाब से समय के ऊपर जितनी भी भविष्यवाणियां नरेंद्र मोदी को लेकर हमने की हैं वो 98% सही हुई हैं, और ये दर्शकों ने सराहा भी है। अब हम दूसरी कुंडली का अध्ययन करते हैं, जो है श्रीमती सोनिया गांधी की। श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 9/12/1946, तुरिन में, इटली के एक छोटे से शहर तुरिन में पैदा हुई, कस्बा है छोटा सा। इस वक्त उनकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है बेटा। जब केतु की महादशा चल रही है तो केतु और राहु और शनि और शुक्र, ये चारों ग्रह जो हैं ये दैत्य हैं। ऐसा कह लीजिए कि केतु कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर प्रहार करता है। उस सेहत की वजह से कहीं ना कहीं उनको काम, यानी रोजमर्रा डे टू डे रूटीन में दिक्कत आती है।
और कहीं ना कहीं उनके संगठन के ऊपर भी प्रहार करता है, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट उनकी कुंडली पर देखें तो भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान के ऊपर उसकी दृष्टि है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में, उनकी सोच में, उनकी आगे बढ़ने की ताकत में या उनके इम्यूनिटी सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखाई देंगी। राहुल गांधी की कुंडली में भी कुछ इसी तरह का समावेश चंद्र की महादशा में, यानी कहीं ना कहीं वहां भी गड़बड़ा हुआ है, क्योंकि ये महाज्योतिष है। यहाँ पर ज्योतिष के आधार पर हम बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल की, जब अभी ये दो तो महत्वपूर्ण लोग हो गए जिनकी कुंडली का हमने अध्ययन किया, मगर उसके बाद में किरण बेदी और उस साथ में अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इन दोनों की कुंडली का अध्ययन किए बिना निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो 7 तारीख का जो गोचर है वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई देता है। और अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करें तो वहां पर गुरु और बुध का विष योग बना हुआ है, साथ में उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आपने अपने घर में लिडो खेली होगी, स्नेक एंड लैडर जिसको बोलते हैं, यानी आप ऊपर चढ़ते हैं, कहीं ना कहीं 95-94 के ऊपर आकर आपको सर्प जो है वो डंक मार देता है और आप फिर चौथे नंबर पर आ जाते हैं। उन्होंने अन्ना के आंदोलन के साथ में जुड़े, उन्होंने वहाँ पर ख्याति प्राप्त की, उसके बाद आप पार्टी का अध्ययन किया, संगठन बनाया, उसके बाद में मुख्यमंत्री भी बने, ख्याति मिली, मगर कहीं ना कहीं झट करके गिरने की 14 फरवरी 2014 का दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने जनवरी में प्रेडिक्शन कर दी थी, तो कहीं ना कहीं वातावरण उनके पक्ष में हुआ, मगर तब भी कहीं ना कहीं ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। भाग्य ने उनको सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी ग्रह दशा का निर्माण काल सर्प दोष, राहु और केतु में बैठा हुआ 7 ग्रहों की रचना, उसने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को वहां पर स्थिर नहीं होने दिया। और आज की परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उसके ऑपोजिट किरण बेदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो किरण बेदी के ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य की महादशा डेफिनेटली जैसे ही आदमी बाहर निकलता है तो सूर्य की भांति चमकने लग जाता है। ठीक है, कुछ सेहत को लेकर उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीजों का यहाँ पर मैं समय के माध्यम से उनको सलाह दूंगा, और आप देखेंगे कि भविष्य में भी इन बातों के ऊपर जिक्र होगा और भविष्य में ये बातें सत्य होंगी। एक, उनको अपना मानसिक जो है संतुलन जो है वो स्थिर रखना पड़ेगा। योगा, प्राणायाम, कहीं ना कहीं उनको सर्वाइकल या कहीं ना कहीं ब्रेन को लेकर कुछ समस्याएं जो है सहनी पड़ेगी। उसके साथ में उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 6ठा और 8वां घर जो होता है, 6ठे घर में रोग का घर होता है, 8वां घर जो होता है वो आयु का घर होता है। इन दोनों घरों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी सोनिया गांधी की तरह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल आगे आते हुए जरूर दिखाई देते हैं, पर 27 यानी 22 से 26 सीटों के ऊपर दिखाई नहीं देते। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 32 से 36 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती। हो सकता है कहीं उनको कम पड़ती हुई सीटें फिर कोई ना कोई समस्या का समाधान खोजने में मजबूर ना कर दें, मगर कहीं ना कहीं उस दिन का गोचर जो आपने सवाल शुरू किया था, 7 तारीख का, कन्या राशि में चंद्रमा, उसके स्वाति नक्षत्र, पूरी तरह 7 तारीख से 10 तारीख के ग्रहों का समावेश किया जाए तो एक बात तय है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सतीश उपाध्याय, किरण बेदी, इन चारों कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होती हुई दिखाई देती है, दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, लेकिन किरण बेदी की कुंडली में 12वें भाव की महादशा चल रही है जिसे अशुभ माना गया है। तो किरण बेदी की कुंडली में क्या कोई ऐसा योग जो उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाए? देखिए, किरण बेदी की कुंडली में अगर योग ना होते तो हम 20 दिन पहले जब वो कैंडिडेट भी नहीं घोषित हुई थी तो आप ही के शो के माध्यम से, महाज्योतिष के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उनका नाम घोषित कर दिया था। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका नाम बाद में
घोषित किया, मगर भविष्यवाणी महाज्योतिष में हमने पहले ही उनका नाम एज ए कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के नाम से घोषित कर दिया था। और इस वक्त भी उनकी कुंडली में चाहे अशुभ ग्रह चल रहे हैं, आप बोल रही हैं जैसे, मगर वो उनकी सेहत के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उनके राजकरण में नहीं। उनकी कुंडली में राजभंग योग नहीं है, अगर है भी तो अगस्त 2016 के बाद आता हुआ दिखाई देता है, अब नहीं। अगर हम किरण बेदी की कुंडली का और अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली में चौथे घर में, जो मां का घर है, मन का घर है, वहां पर गुरु और बुध ऐसी कंपैटिबिलिटी, ऐसा जोड़ तोड़ बनाकर बैठे हुए हैं जो कि उनके कर्म स्थान को देखता है। ज्योतिष के जानने वालों को मेरी ये भाषा बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं। गुरु और बुध जो है वो मित्र नहीं है, वो शत्रु हैं। और गुरु में बुध की अंतर्दशा जो इनकी कुंडली में, अरविंद जी की कुंडली में चल रही है, वो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं घात पहुंचाती है, कहीं ना कहीं लाभ की तरफ जाते हुए हानि की तरफ लेकर चली जाती है। सपाट रास्ते में जाते हुए छोटा सा खड्डा आ जाता है जिसमें उनको वहां पर स्लिप होना पड़ता है। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के शिखर पर पहुंचे वो, और कहीं ना कहीं अगर वो नहीं छोड़ते तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक देश में जो चुनाव हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा होते। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर की पदवी छोड़ दी और उनको उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सिर्फ पंजाब में 4 सीटें मिली। और अब अगर कुंडली का अध्ययन करें तो वो कुंडली में कहीं भी कोई बदलाव बहुत बड़ा नहीं आया हुआ है। 14 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया था, 15 तारीख को वो शपथ लेने की बात कर रहे हैं मीडिया में, मगर राजनीति और कहीं ना कहीं महाज्योतिष से आई हुई भविष्यवाणी ये कहती है कि आप ऑपोजिशन में तो बहुत ही सक्षम होकर बैठ जाएंगे। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सक्षम, एक कठोर ऑपोजिशन आपकी पार्टी बनाती हुई दिखाई देती है। और अगर हम तीसरी पार्टी की बात करें जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंदिरा कांग्रेस के नाम से जिसको जाना जाता है, जो 1/1/1978 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिसका गठन किया था इमरजेंसी के बाद, उसकी कुंडली का अध्ययन करें तो वो भी कहीं ना कहीं 1-2 सीट ज्यादा ले जाती हुई दिखाई देती है बेटा। अगर उन्होंने पिछली बार 6 सीटें ली थी तो इस बार 10 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अजय माकन की कुंडली बहुत ही अच्छी है, उनका प्रभाव, और कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं अपने परिश्रम से कांग्रेस को आगे ले जाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ऐसा उनकी कुंडली से मुझे साफ साफ नजर आता है। बिल्कुल। और बनी जी, क्या ओबामा की भारत यात्रा से दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कोई फायदा होता नजर आ रहा है या फिर नहीं? एक बात तय है कि जब राष्ट्र उन्नति की तरफ जाता है, जब पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आपके प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होकर 25 से 30 संधियां करता है, तो राष्ट्र को उसका लाभ मिलता है। और राष्ट्र का दिल क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में आज के दिन बेटा इलेक्शन हो रहे हैं। मैं तो साफ साफ नजर आता है मुझे कि ओबामा और माननीय नरेंद्र मोदी की अगर कंपैटिबिलिटी बनाई जाए, यानी हम इसको भी विज्ञान कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र 9 ग्रह 12 राशियां और 27 नक्षत्रों का विज्ञान है, जिसको समझने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो यहां पर एक बात तय है कि ओबामा की विजिट डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 10% लाभ देती हुई दिखाई देती है। और दिल्ली में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग राष्ट्र के प्रेम में अपने आप को राष्ट्र प्रेमी मानते हैं, वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपना वोट देंगे, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह जो हैं वो प्रण ले चुके हैं। और इस प्रण के प्रति कहीं ना कहीं ओबामा की जो यात्रा थी वो डेफिनेटली अच्छे खाने में देसी घी का काम करती है, सोने पे सुहागे का काम करती है, पक्की बात है। मगर मैं पीडीपी की भी यहाँ बात करना चाहता हूँ, जो हमने 3-1.5 महीना पहले यहाँ पे प्रेडिक्शन किया था। अगर आप पीडीपी के बारे में समय हो तो जरूर पूछिए। जी
बिल्कुल। और पंडित जी, ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक दिल्ली में यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कौन से दल होंगे जिनके बीच गठबंधन की कोई संभावना नजर आ सकती है? देखिए, मुझे तो साफ साफ नजर आता है कि आप पार्टी और कांग्रेस जो है वो कहीं भी आगे आते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, लोगों का क्या कहना है वो मुझे नहीं पता है, मगर कहीं ना कहीं आप पार्टी के गठन की कुंडली, अरविंद केजरीवाल की कुंडली, सोनिया जी की कुंडली, और कहीं ना कहीं इन दोनों में गठबंधन मुझे नजर नहीं आता। चाहे नीतीश और लालू इकट्ठे हो गए हैं, लोग कहते हैं वहां पे इकट्ठे हो गए एक दूसरे के बड़े दुश्मन, तो यहाँ पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहरी लोगों का समर्थन, एक दो लोगों का समर्थन लेकर सरकार बनाते हुए दिखाई देती है। और एट द एज, लाइक झारखंड, जैसे झारखंड में जितनी सीटें चाहिए थी उससे सिर्फ 2 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो ऐसा हो सकता है कि 10 तारीख को 32-33 सीटें जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएं 4 से 4:30 बजे तक, और 4 बजे के बाद में अचानक 3 सीटों के ऊपर कशमकश नेक टू नेक फिनिश में भारतीय जनता पार्टी 35 या 36 सीटें ले जाने में कामयाब हो जाए। सर्वे क्या कहते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मगर ज्योतिष शास्त्र में जो मैंने अपनी डिटेल निकाली है, जो मैंने अध्ययन किया है, इन सब लोगों की कुंडली का, नॉट ओनली वन कुंडली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सतीश उपाध्याय, अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जिसके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की भांति, चाणक्य की भांति वो कहीं ना कहीं अपने हर तोड़ जोड़ में कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं, और 2025 तक कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी का ये दौर चलता रहेगा। और आप एक बात याद रखिए, विदाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, मैंने यहाँ पर जो प्रेडिक्शन की थी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 फरवरी से पहले सरकार बनाती हुई दिखाई देती है। पीडीपी का मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में वृश्चिक राशि है, नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है, किरण बेदी की वृश्चिक राशि है। कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के दिन की बात करें तो उस दिन भी वृश्चिक राशि थी। आप हैरान होंगी, वृश्चिक राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। ज्योतिष के माध्यम से जिनको न्यूनतम ज्ञान है वो कहते हैं कि 7.5 में तो कुछ भी नहीं हो सकता, मगर शनि व्यवहार और विचार और संस्कार देखकर प्रहार करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आप अपने माता पिता को, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने संस्कारों का पालन करते हैं और किसी तरह का द्रोह नहीं करते हैं, चीपनेस नहीं दिखाते हैं, तो शनि जो है आपको सकारात्मक फल देता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में और जम्मू में जिस तरह के फल मिले हैं, बिल्कुल इसी तरह के फल दिल्ली में मिलते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई साफ साफ नजर आती है बेटा जी। बिल्कुल। और पंडित जी, क्योंकि 10 फरवरी को मतगणना होनी है, तो 10 फरवरी के पंचांग का भी कोई असर चुनावी नतीजों पर होता नजर आ रहा है? देखिए, 10 फरवरी की बात करें तो मैंने 7 फरवरी से शुरू किया। कन्या, तुला, वृश्चिक, कन्या, तुला, वृश्चिक। कन्या राशि का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं बुध है, तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, और वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। आपको मैं अभी कह चुका हूं कि वृश्चिक राशि इतने बड़े बड़े नेताओं की है, स्थापना दिवस की है, तो कहीं ना कहीं 10 तारीख को तुला और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो प्रवेश करेंगे, और 7 तारीख को हस्ता नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक जाते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ग्रहों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली एक सक्षम और एक कठोर विरोधी के रूप में उभरेंगे, और आगे आने वाले दिनों में जब उनकी शनि की महादशा 2017 से शुरू होगी, वहां से कहीं ना कहीं उनका उदय काल वापिस शुरू हो सकता है। मगर फिलहाल की परिस्थिति एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी 32 से 36 यानी 34 से 36 मैं तो कहूँगा सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी जो है वो 22 से 26 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस जो है
वो 8 से 10 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती है, और 7 और बाकी की जो पार्टियां हैं जैसे बीएसपी है या कोई और अन्य उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी 3 से या 4 सीटें आ सकती हैं, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल इनडायरेक्टली डायरेक्टली नतीजे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। सब कुछ बता देंगे, लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे पनी जी से शेयर बाजार का हाल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो पनी जी, इस सप्ताह कैसे शेयर बाजार रहेगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रुख कैसा रहेगा? सोने की चमक या फिर चांदी की चाल में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। और जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो 2 हफ्ते पहले हमने 29,000 के आंकड़े की बात की थी, और कहीं ना कहीं निफ्टी की 8,900 की बात की थी। यहाँ पर आपने मुझे बीच में एक सवाल किया था कि ओबामा की विजिट का भारत को और दिल्ली के इलेक्शन में क्या असर होगा। यहाँ पर बाजार में भी असर होगा। आप ये समझ लीजिए, जब एफआईआईज, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं, एफआईआईज जो हैं, वो अमेरिका में मैनहट्टन यानी न्यूयॉर्क में बैठी हुई हैं। बैंक ऑफ अमेरिका है, फ्रेडी एंड फ्रेनी है, गोल्डमैन सैचेस है, मॉर्गन एंड स्टैनली है, ये अमेरिका में बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं वहाँ से जो धन है भारतीय बाजार में आता हुआ दिखाई देता है, और उसका डेफिनेटली विशेष लाभ जो है भारत को मिलता है। उसके बाद में हमारे वित्त मंत्री ने रेपो रेट में भी बदलाव किया, उसका एक एज हमको मिला। आगे आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में हरियाली कायम रहेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेटली कल फ्राइडे के दिन 500 पॉइंट का एक गोता खा चुका है, और निफ्टी जो है 150 पॉइंट का गोता खा चुकी है, यानी नीचे जा चुका है। मगर कहीं भी घबराने की बात नहीं है। जब 2 से 2,500 पॉइंट बढ़ा है तो उसमें कमी आनी थी। अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वापस, यानी यह हफ्ता हो ऊपर नीचे रहेगा। बजट भी आने वाला है, कहीं ना कहीं नीचे का स्तर जो है वो 28,200 के करीब हो सकता है, और ऊपर का स्तर फिर जो है 29,200 का कहीं ना कहीं छूकर ये वॉलेटिलिटी कायम रहेगी। इसलिए बजट तक आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, मगर आगे आने वाले दिनों में ये 30,000 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। आप हैरान होंगे, अगले 3 से 6 महीनों में भारतीय बाजार जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बीएससी 32,000 का आंकड़ा भी पार करता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 8,990 का आंकड़ा छू चुकी थी, और नीचे आज के दिन आ चुकी है 8,880 के करीब 8,820 के करीब। नीचे का स्तर 8,700 है, ऊपर का स्तर जो है 8,900 अभी भी बना हुआ है। बाजार में हरियाली अभी भी वापस आपको दिखाई देगी। रुपए और डॉलर को देखते हुए कहीं ना कहीं आप आईटी इंडस्ट्री में बने रहें, कहीं ना कहीं आप बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, कल बैंक ने बहुत गोता खाया, बैंक निफ्टी ने भी गोता खाया। तो बैंक्स में जैसे ही आप बैंक्स को अच्छी तरह देखें, यानी नीचे आई हुई हैं 100-150 पॉइंट, तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करें। अब सोने की अगर हम बात करें तो सोने की चमक पिछले हफ्ते ढीली पड़ी। 700 से 800 रुपए सोना जो है वो गिरा, 27,400 के करीब सोना जो है वो आकर खड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो $1260 प्रति औंस जाकर बंद हुआ। और आज अगर हम प्रेडिक्ट करें अगले हफ्ते की और अगले से अगले हफ्ते की, तो सोने में वापस उछाल नजर आएगा। 28,400 ऊपर का आंकड़ा और 27,200 नीचे का आंकड़ा दिखाई देता है। चांदी भी 2,500 से 3,000 पॉइंट लुढ़की। जैसे हमने बोला है कि जो चीज ऊपर, न्यूटन की गति का नियम है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आना ही आना है, उसने वापिस वो ऊपर जाती है। बाजार का ग्राफ जो है कमोडिटी के प्रति, डेफिनेटली सिल्वर में थोड़ी सी मंदी, वॉलेटिलिटी रहेगी। 27,500 हो सकता है, ऊपर का स्तर 40,000 वापिस खड़ा हो सकता है। तेल $42 पर बैरल तक आ सकता है, यानी 2,700-2,600 रुपए पर बैरल हो सकता है। ऊपर का स्तर 3,100, इसी में झूमता रहेगा तेल भी। प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी सी मंदी आती हुई दिखाई देती है, इस बात का ध्यान रखें। यहां पर मैं एक बात अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के ईमेल, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की प्रशंसा के लिए समय की पूरी टीम आपकी आभारी है। मगर कोई भी इन्वेस्टमेंट लाभ या हानि
उसकी जिम्मेदार ना समय और ना पंडित राजकुमार शर्मा है। आप अपने हमारी भी भविष्यवाणी को ध्यान में रखें, अपने विशेषज्ञ की भी, और अपना भी दिमाग लड़ाएं और अंतर्राष्ट्रीय खबर को भी साथ में रखें, तब निवेश करें। इसी के साथ गॉड ब्लेस यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, आप चलते रहिए समय के साथ।